Everyone, welcome back to my YouTube channel Manisha Gupta. In today's video, we are going to solve one long question, and this one is from the performance measurement and control. बिकॉज कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था, लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उनको परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल की वीडियो चाहिए सारे क्वेश्चन का. सो लेट्स सी मैं कहाँ तक पॉसिबल होता है कवर करती हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सो ये क्वेश्चन है हैमर कंपनी, जो जून 2010 में पूछा गया था. सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन डील करते वक्त द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के आपको बैकग्राउंड पढ़ना है, सो दैट कि योर माइंड विल लुक फॉर द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टू सॉल्व दिस रिक्वायरमेंट, राइट. सो आपको पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना है. जैसे कि ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है एंड वी आर हैविंग ए 4 रिक्वायरमेंट. द फर्स्ट वन दे आर आस्किंग टू calculate the price that NEL would charge for the garden shares under the existing policy of variable cost plus 30%. ये आपका ट्रांसफर प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन है. एंड सेकेंड पार्ट में दे आर सेइंग टू कैलकुलेट द डिक्रीज और इंक्रीज इन द प्राइस इफ द प्राइसिंग पॉलिसी स्विच टू द टोटल कॉस्ट प्लस 10%. अगेन ये भी आपका ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है टू कैलकुलेट. You don't need to provide explanation for this part. ठीक है. जब क्वेश्चन बोले कैलकुलेट, दैट मीन्स यू नीड टू ओनली परफॉर्म कैलकुलेशन. ओके, नो नीड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन पार्ट, राइट. देन थर्ड क्वेश्चन में दे से discuss whether or not including fixed costs in the transfer price is a sensible policy. दिस रिक्वायरमेंट आपको डिस्कस करने के लिए बोला गया है. अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने ACCA वर्ब एक्सप्लेन किया था, आपका डिस्कस मतलब होता है कि दोनों पार्ट, यानी कि गुड थिंग एज वेल एज बैड थिंग, दोनों को डिस्कस करना. ठीक है ना. आपको ACCA के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या दिया गया था? कंसिडर एंड डिबेट, argue about the pros and cons of an issue, examine in detail by using arguments in the favor or against. ये मैंने पहले भी वीडियो इस पे बनाई थी ACCA वर्क का. जब भी आप वर्ड डिस्कस देखो, दैट मीन्स यू नीड टू डिस्कस बोथ पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट मीन्स प्रोस एज वेल एज कॉन्स. सिमिलरली डी रिक्वायरमेंट में क्या बोला गया है? डिस्कस वेदर द रिटेल स्टोर शुड बी अलाउड टू बाय इन फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर इफ द प्राइस आर चीपर देन दोज चार्ज बाय नेल. अगेन ये आपका डिस्कशन का पार्ट है C and D, एंड दोनों में वर्ब जो आपका यूज किया गया दैट इज टू डिस्कस. दैट मीन्स यू नीड टू डिस्कस बोथ गुड थिंग एज वेल एज बैड थिंग. और A और B में सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, सो दैट मीन्स यू ओनली नीड टू परफॉर्म कैलकुलेशन. अब जैसे कि रिक्वायरमेंट हम लोग ने पढ़ लिया है, सो लेट्स रीड द बैकग्राउंड. और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग को इंफॉर्मेशन खोजना है इस बैकग्राउंड से. पहला रिक्वायरमेंट क्या था हमारा? ट्रांसफर प्राइसिंग का है, जिसमें हम लोग को वो प्राइस कैलकुलेट करना है. किस उसमें पॉलिसी क्या है इनका? वेरिएबल कॉस्ट प्लस 30%. सेकेंड वाला में टोटल कॉस्ट प्लस 30%, 10%. बाकी का डिस्कशन का पार्ट है, वी विल कम टू दिस लेटर ऑन. पहले कैलकुलेशन का पार्ट करते हैं, राइट. Okay, so Hammer Company is a large garden equipment supplier with a retail stores throughout two land. Many of the product itself are bought in from outside supply, but some are currently manufactured by Hammer on manufacturer division NEL. ठीक है. मतलब पहले इन्होंने बाहर से खरीदते थे, बट नाउ डेज दे आर मैन्युफैक्चरिंग देमसेल्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और जो वो डिवीजन जो मैन्युफैक्चर कर रही है उस डिवीजन का नाम है नेल. द प्राइस, और वी कैन से ट्रांसफर प्राइस एज वेल, that nail charges to the retail stores are set by head office. So here is a blunder.
तो आपका जो ट्रांसफर प्राइस जिसमें वो डिवीजन नेल जो बना रही है सामान अगर दूसरे डिवीजन को चाहिए उस कितने प्राइस में उसको बेचना पड़ेगा, ये किसके कंट्रोल में, इट्स अंडर द हेड ऑफिस एंड हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ सम डिस्कशन, ऑब्वियसली आएगा डिस्कशन के पार्ट यहाँ पे। तो the current policy is for the nail to calculate the total variable cost of production and delivery and add 30% of the profit. So अभी उनका पॉलिसी क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिलीवरी, दो चीज ऐड हो रही है, बी केयरफुल। वेरिएबल कॉस्ट एंड 30% इट्स समथिंग डिफरेंट, बट यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ आपका डिलीवरी भी आ रहा है, ठीक है। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इस ऐसा चीजें छुपी रहती है जो आपको लाइक होता है ना, दिखेगा ही नहीं एग्जाम में, टाइम का प्रेशर वैसे ही रहता है। तो इसीलिए आपको रिक्वायरमेंट पढ़ते वक्त यू नीड टू वेरी केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे उनका कॉस्ट पॉलिसी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस उनका डिलीवरी प्लस उसमें 30% प्रॉफिट, ठीक है। नेल आर्ग्यूज दैट all costs should be taken into the consideration. ये जो डिवीजन है वो कह रहा है that the company should also take the fixed cost as well. Why only variable cost? ठीक है, offering to reduce the markup cost up to 10%. So उस टाइम में अगर आप टोटल कॉस्ट लेते हो आपका मार्कअप कितना होगा, 10%, ये कह रहा है। In this case the retail stores are unhappy with the current price policy, arguing that it results in the price that are often higher than the comparable product available on the market. तो obviously it's very natural, अगर आप फिक्स कॉस्ट उसमें ऐड करोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा तो सामने वाले जिसको बेच रहे हो उसको तो महंगा ही लगेगा ना। पहले हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और उसमें मार्कअप मार्जिन ऐड करके बेच रहे थे, नाउ वी आर एडिंग द फिक्स कॉस्ट एज वेल। उस केस में ऐड तो नहीं किया बट दे आर जस्ट डिस्कसिंग दिस पार्ट की टोटल कॉस्ट भी होना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। इस केस में जो बंदा खरीदने आएगा उसको तो महंगा ही लगेगा ना। Neil has provided the following information to enable a price comparison to be made of two possible pricing policy for one of its product. तो उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया टू कैलकुलेट। सो अब ये जो इंफॉर्मेशन है इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पार्ट ए एंड द बी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने गार्डन शेयर का प्राइस पूछ रखा है, तो गार्डन शेयर में ये मटेरियल यूज हो रही है, आई मीन स्टील, अदर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, डिलीवरी। तो एक वन बाय वन करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। स्टील का पहले निकालते हैं। स्टील हमको कितनी चाहिए, केजी, इट्स 0.4, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कॉस्ट जो दिया गया है, द कॉस्ट दे हैव प्रोवाइडेड, लेट मी रीड द line. Steel. The seer have 0.4 kg of high quality steel in the final product. मतलब जो एक हम लोग गार्डन शेयर्स बना रहे हैं उसमें जो स्टील का यूज है इट्स 0.4 kg, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लॉसेस 5% ऑफ द ऑल स्टील पुट इन। सो मतलब अगर हम लोग का ये जो फाइनल प्रोडक्ट ये स्टील यूज कर रहा है तो इसके अलावा भी एडिशनल 5% लॉस जा रही है। ये तो ओनली 95% है आपका, दिस वन इज ओनली 95%, बाकी का 5% आपका जो लूज हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, जो ये 0.4 यूज हो रहा है दिस इज ओनली 0.95%, इसको डिवाइड करेंगे सो वी कैन गेट द 100% वैल्यू। सो ये 100% वैल्यू है, सो इसमें 0.5 का कंट्रीब्यूशन, इसको 100 डाल देती हूँ मैं। सो 5% का जो बात कर रहा है लॉस का, दैट मीन्स हमारा लॉस इतना हो रहा है, इतना केजी पर यूनिट, ठीक है। सो बट हम लोग अगर मान लो 1 यूनिट बनाना है उस केस में वी नीड टू पुट दिस मच ऑफ स्टील, नॉट 0.4, ठीक है। लॉस का पार्ट कंसिडर करके वी नीड टू पुट दिस 0.42 kg of steel in order to manufacture 1 garden shears, ठीक है। 0.4 रखेंगे तो इसमें आपका 5% लॉस ही हो जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। सो 5% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा एंड वो 5% इज आपका 0.02, ओके ओके। नाउ स्टील का जो कॉस्ट है ये 4000 पर टन है और 1 टन में 1000 kg, सो दैट मीन्स मेरा 1 kg का वैल्यू कितना
4 हाउ आई कैलकुलेटेड, जब पर टन 4000 है और 4000 में 1000 केजी है तो 1 केजी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल सिंपली डिवाइड 4000 बाय 1000, राइट। सो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, अब हम लोग कॉस्ट लेते वक्त ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा ओके, तो इसको हम लोग इंटू करेंगे, इंटू कितना 4000 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। एग्जाम में जब भी आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो सो मेक श्योर कि आप साइड में ब्रैकेट में लिख दो, जैसे कि इसको मैं कॉपी करके यहाँ डाल रही हूँ, तो आई विल सिंपली रिमूव दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो मेक श्योर आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, और व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे जब कैलकुलेशन कर रहे हो ऐसे दिखा दो, जो जो आपने फॉर्मूला यूज किया उसको रेफरेंस में ले लो। इससे क्या होगा कि अगर आप डायरेक्टली करोगे ना तो उस केस में क्या होगा कि रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, और एग्जामिनर के पास ऑप्शन ही होता है कि दे विल हाउ यू हैव परफॉर्म दोस कैलकुलेशन, उनको वेरीफाई करने के लिए। अगर आप ऐसे फॉर्मूला रेफरेंस करके डालोगे so they can easily look what value you have taken for perform the calculation. मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन जरूर दिखाओ, आइदर थ्रू द फॉर्मूला रेफरेंस और साइड में ब्रैकेट रख के, ओके। एंड वन मोर थिंग, मैंने देखा है स्टूडेंट के लाइक आंसर चेक करते वक्त लाइक होता है ना कि हम लोग भेजते हैं टू रिव्यू, उस केस में हेडिंग नहीं होता है, किस पार्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या टॉपिक है, कुछ हेडिंग नहीं होता, दे डायरेक्टली जंप इनटू द रिक्वायरमेंट और परफॉर्म द कैलकुलेशन। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को कंफ्यूजन होगा। सो ट्राई टू गिव द नेम और हेडिंग ऑफ द particular requirement or the calculation that you are doing right now, okay। so ये पार्ट हो गया हमारा स्टील का, ठीक है। इसको ओके, सो स्टील के लिए हमारा कॉस्ट कितना, इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट इज अदर मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट इज अदर मटेरियल्स which is how much okay, so other material are bought in and have a listed price of 3 per kg, although hammer secures 10% of volume discount on all the purchase. The shears require 0.1 kg of these materials. So अभी उसको कितना चाहिए, एक shears बनाने के लिए, एक garden shears बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए मटेरियल, इट्स 0.1 kg, ठीक है। सो 0.1 kg हम लोग को चाहिए, सो आई विल राइट डाउन हेयर 0.1, ठीक है। ये 100% है, इसमें कोई मतलब लाइक लॉसेस वगैरह नहीं है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहले वाला में तो उन्होंने बोल दिया था कि मेरा 5% का लॉस हो रहा है कह के, बट नाउ इसमें उन्होंने डिस्काउंट की बात की है, नॉट द लॉसेस। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक दिस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई विथ 3। वाई, बिकॉज हम लोग 0.1 kg यूज कर रहे हैं और 1 kg का वैल्यू कितना है 3। सो बट यहाँ पे डिस्काउंट की बात है 10%, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 90% एज वेल। एक और चीज जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट का, जैसे कि अभी यहाँ पे तो 0.1 kg दिया था, प्रीवियस वाले में 0.4 kg दिया था, दैट्स फाइन। बट अगर ग्राम में दिया होगा देन इन दैट केस आपको वापस कन्वर्ट करना होगा केजी में, और आपका जो ये पर केजी प्राइसेस वगैरह, जैसे यहाँ पे 3 पर केजी दिया है, सो व्हाट इफ उन्होंने ग्राम में दिया होगा तो क्या करते हैं, उस केस में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये यूनिट चेक करना है क्वेश्चन में, मेरा कॉस्ट का वैल्यू और मटेरियल जो यूज हो रहा है वो केजी में है कि ग्राम में है, वो चीज मुझे एक बार चेक करना होगा, ठीक है। आप एक बार चेक जरूर करना, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द लेबर। लेबर कितना यूज हो रहा है, इट्स आवर पर यूनिट 0.25, ठीक है। और इसमें मेरा कॉस्ट कितना 10, सो इट्स सिंपल, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिएबल ओवरहेड। इसको कितना है, वेरिएबल ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ 150% ऑफ द लेबर रेट। तो जो लेबर कॉस्ट है इसका 150% मेरा क्या है, वेरिएबल ओवरहेड है, ठीक है। सो यहाँ तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा, आई मीन फॉर द हैमर कंपनी कितना है ये,
Okay, so let's add all those figure. Okay, right. So it's 8.20. इसमें मेरा प्रॉफिट कितना बोला था क्वेश्चन में? It's 30%. ठीक है, सो इसको इंटू 1.3, इससे क्या होगा? तो मेरा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कर, एक सेकेंड, हाँ, आई कैन डू दिस. तो नाउ आपका ट्रांसफर प्राइस इट विल बी दिस प्लस दिस. तो ये आपका 3, एक और चीज हम लोग ने भूला है, एक सेकेंड, हाँ, डिलीवरी कॉस्ट. डिलीवरी कॉस्ट हम लोग ने भूल गया यहाँ पे. डिलीवरी डिलीवरी कितना है? 0.5. ओके, तो एक और यहाँ पे ऐड कर देते हैं. दैट्स इट. ये करेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा हैमर कंपनी कैसे चार्ज कर रही थी. यहाँ पे अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, दे सेड टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिलीवरी एंड 30% ऑफ द प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है, बट आपको ये चीज सोचना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है अंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी. ठीक है, सो वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ लोगे तो आपका डिलीवरी कॉस्ट का मार्क्स कट जाएगा. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट केयरफुली पढ़ें. एंड ये करके मेरा जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो प्राइस आया है, इट्स 11.32. ठीक है, अब रिक्वायरमेंट बी करते हैं. ऑलराइट, सो मैं वही चीज को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ. आई विल नॉट राइट अगेन एंड अगेन, बट यहाँ पे एक चीज और क्या ऐड होगी, मेरा फिक्स कॉस्ट, ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था? फिक्स ओवरहेड आर 80% ऑफ द वेरिएबल ओवरहेड. जो मेरा वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड इतना है, इसका 80% क्या है? मेरा फिक्स ओवरहेड. तो नाउ मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा? 10% नाउ. सो ये 10 करने पे, ओके, सो नाउ फॉर पार्ट बी ट्रांसफर प्राइस क्या आएगा? 12.87. डन. सो वी हैव स्कोर्ड द 10 मार्क्स, राइट. नाउ पार्ट सी. पार्ट सी में क्या बोला उन्होंने? डिस्कस वेदर और नॉट इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट इन अ ट्रांसफर प्राइस इज ए सेंसिबल पॉलिसी. So as I said, so verb discuss means you need to discuss both pros as well as cons. अगर आप एक साइड ऑफ द स्टोरी डिस्कस कर रहे हो, इन दैट केस यू विल नॉट गेट द फुल क्रेडिट. फुल क्रेडिट पाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है. अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको जो समझ में आए वही लिख के आते हैं, एट द एंड वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, और मार्क्स नहीं मिलने पे उनका वो कहते हैं ना कि लाइक मैंने सब अटेम्प्ट करके आया बट स्टिल आई फेल्ड, राइट. सो इसीलिए आपको रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है, रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा वर्ब. सो यहाँ पे वर्ब क्या है? डिस्कस. सो जब भी आप डिस्कस देखो, दैट मीन्स यू नीड टू डिस्कस द बोथ साइड ऑफ द स्टोरी. अगर मान लो मैंने फिक्स कॉस्ट इंक्लूड किया तो क्या फायदा बेफायदा होगा, अगर नहीं किया तो क्या फायदा बेफायदा होगा. ठीक है, सो जैसे कि मैंने एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे एक आंसर ड्राफ्ट किया है. लेट मी शो यू. या तो इट्स 4 मार्क. सो आप 4 अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ पॉइंट आप लिख सकते हो. सो मैंने स्टार्ट किया लाइक इंक्लूजन ऑफ द फिक्स कॉस्ट इन ट्रांसफर प्राइस कैन बी सेंसिबल पॉलिसी अब डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. जैसे कि एक सर्कमस्टांस होता है, अगर वो फिक्स कॉस्ट पर्टिकुलरली उस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो उस यूनिट से मैन्युफैक्चर करने पर रिलेटेड है, उस यूनिट को मैन्युफैक्चर करने की वजह से इंकर हुआ है, इन दैट केस इट्स वेरी सेंसिबल टू इंक्लूड दैट इन अदर टोटल कॉस्ट, क्योंकि वो उसी की वजह से इंकर हो रहा है. अगर नहीं उसके वजह से इंकर हो रहा है, देन वी नीड टू थिंक इंक्लूड करें कि ना करें. तो मैंने यहाँ पे जैसे कहा, इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस. अब वो सर्कमस्टांस क्या है उस पर डिपेंड करता है. सो
फिक्स कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है? वो कॉस्ट जो एनी हाउ आपका इंकर्ड होगा रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेल्स है, जैसे कि हमारा रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, ये तो एनी हाउ इंकर्ड करेगा और ये प्रोडक्शन के साथ वैरी नहीं होता है। बट जब हम लोग ट्रांसफर प्राइस सेट कर रहे हैं तो कंपनी को दोनों कॉस्ट देखना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल। अगर फिक्स कॉस्ट स्पेसिफिक है तो और देखना पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट इंक्लूड कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, इससे क्या होगा, इट्स प्रीटी मच श्योर कि हम लोग प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, है ना। सो फिक्स कॉस्ट को इग्नोर नहीं करे, अगर उसको कंसिडर करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, इट इज प्रीटी मच श्योर कि वो डिवीजन पर्टिकुलरली ओवरऑल कॉस्ट रिकवर कर रहा है एंड इससे क्या होगा, कंपनी और वो डिवीजन प्रॉफिटेबल होगी। बट अगेन अगर नहीं इंक्लूड किया तो क्या होगा उस केस में, आई मीन इंक्लूड करने के बाद उसका कौन साइड अगर देखा जाए तो हायर हो सकता है। और अगर आप इस चीज को लिखते वक्त ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे जो रिटेल स्टोर अनहैप्पी थे, क्यों? क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट इंकर आई मीन ऐड करने की वजह से हमारा कॉस्ट हायर हो गया, पहले से हाई हो गया, सो दे आर अनविलिंग टू पे। ये चीज भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो इट कैन रिजल्ट इन द हायर ट्रांसफर प्राइस विच कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द बाइंग डिवीजन टू compete in the external market. It's very natural. Moreover, it can create a disincentive for the selling division to lower its fixed cost as this costs are already covered by transfer price. अब ये क्या कह रही हूँ मैं, जैसे कि मैंने अगर फिक्स कॉस्ट को इंकर किया, आई मीन इंक्लूड किया ट्रांसफर प्राइसिंग में, इससे क्या होगा, मैं वो फिक्स कॉस्ट कम करने पे ध्यान ही नहीं दूंगी, है ना। मैं तो ऑलरेडी उसको इंक्लूड करके ट्रांसफर प्राइस में बेच रही हूँ, सामने वाला से पैसा रिकवर कर रही हूँ। सो देन व्हाई शुड आई फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर फिक्स कॉस्ट टू रिड्यूस, है ना। मेरा ध्यान नहीं जाएगा, मेरा इनएफिशिएंसी भी क्या होगा, सामने वाले के पास ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये ड्रॉबैक हो गया आपका। सो ऐसे आप पॉइंट बना के लिख सकते हो फॉर रिक्वायरमेंट सी। नाउ डी क्या कह रहा है, discuss whether retail store should be allowed to buy in from outside supplier if the price are cheaper than those charged by NIL। तो मैंने ये रिक्वायरमेंट कर लिया। तो यू कैन सी मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल एंड द ब्रांड रिस्क। सो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला था, डिस्कस विद द रिटेल स्टोर शुड बी अलाउड टू बाई इन फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर if price are cheaper than those charged by NIL। so 6 marks के लिए था। so first point मैंने लिखा loss of control and the brand risk। so if हम लोग स्टोर को freedom दे रहे हैं like in buying policy to buy it's from the outside, इससे क्या होता है, जो ओवरऑल कंपनी क्या हो रही है उस चीज़ पे कंट्रोल को लूज कर रही है ना। सो अब डिफरेंट रिटेल स्टोर अपने अपने परचेज करेंगे डिफरेंट सप्लायर से, यहाँ पे क्या होगी, हमारी जो क्वालिटी है वो इनकंसिस्टेंट हो सकती है। अगर क्वालिटी इनकंसिस्टेंट हुई तो इससे क्या होगा, हमारा कस्टमर का ट्रस्ट, उनका आई मीन कंपनी का रेपुटेशन डैमेज होगा। ये एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द प्रॉफिट, है ना। अलाउिंग ए फ्रीडम कैन इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द स्टोर मैनेजर, दे मे फाइंड लोकल बार्गेन और चीपर सप्लायर विच कुड इम्प्रूव द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। दिस एंटरप्रेन्योरल अप्रोच कुड मेक द बिजनेस मोर एडेप्टेबल टू लोकल मार्केट कंडीशन। व्हाट आई मीन टू से, अब तो मैंने जैसे बोला डिस्कस मतलब अच्छा बात भी करेंगे बुरा बात भी करेंगे। अब अच्छी बात क्या होगी यहाँ पे कि हम लोग अगर बाहर सस्ता मिल रहा है, वो चीज़ अगर बाहर से किन रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म में मे बी इट विल हार्म आवर रेपुटेशन, ब्रांड इमेज, राइट। तो इससे आपको डिस्कस करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टेम्पोरी मार्केट प्राइस, मतलब हो सकता है बाहर चीपर है, वो डील में होगा या स्पेशल ऑफर चल रहा होगा, बट क्या वो सप्लायर हमको लॉन्ग टर्म पॉइंट पे उतना सस्ता में सामान देगा? अगर नहीं देगा उस केस में इट विल हार्म, हमारा प्रॉफिट को ये इम्पैक्ट कर सकती है। सो ये चीज़ भी हमको श्योर होना पड़ेगा, जो अभी ऑफर है, जो डील है, जो सस्ते प्राइस है, इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। Then next is
कंपैरेबिलिटी प्रॉब्लम मतलब जैसे कि डिफरेंट सप्लायर से वो जो रिटेल स्टोर है वो डिफरेंट सप्लायर से खरीदेंगे। अब सस्ता मतलब ये तो नहीं है कि ना वो क्वालिटी अच्छा ही होगा, क्वालिटी बुरा भी हो सकता है। सो सस्ते के चक्कर में वी माइट एंड अप विद बाइंग ए इन्फीरियर प्रोडक्ट, राइट। सो इस केस में क्या होगा, हमारा प्रॉफिट तो अचीव कर लेंगे बट क्वालिटी अगेन हार्म करेगा। क्वालिटी हार्म हुआ तो कस्टमर का ट्रस्ट हार्म होगा, कस्टमर का ट्रस्ट हार्म हुआ तो कंपनी का रेपुटेशन, ब्रांड इमेज खराब हो सकती है, राइट। दूसरा अच्छा चीज क्या हुआ था यहाँ पे, मोटिवेशन स्टोर मैनेजर। अगर आप मैनेजर को फ्रीडम दे रहे हो इस चीज को आई मीन बाहर से खरीदने के लिए, उन मोटिवेशन आएगा, राइट। उनको मोटिवेशन आएगा, वो दे विल हैव ए मोर ऑटोनॉमी, राइट। सो इससे क्या होगा, मैनेजर को सेल्स क्या बोलते हैं, मतलब एक साइड से मोटिवेशन आएगा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मन लगा के काम करेगा, राइट। सो वही मैंने ये बात यहाँ पे लिखा है, इफ मैनेजर आर फोर्स्ड टू बाय फ्रॉम द नेल एट ए हायर प्राइस फॉर व्हाट दे सी एज ए inferior product, they may feel demotivated. On the other hand, giving them more autonomy can increase motivation and responsibility. It also make performance measurement easier since manager have a great control over their store result. अब मैनेजर को ऑटोनॉमी देंगे तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा। अगर मान लो बुरा भी किया तो मैनेजर को अगर बाद में डांट भी सुनना पड़ा, ही और शी विल एक्सेप्ट बिकॉज वो डिसीजन उन्होंने खुद लिया एंड ही और शी इज नाउ रिस्पॉन्सिबल। बट अगर जो डिसीजन उन्होंने लिया नहीं उसके वजह से उनको डांट पड़े, उनका मोरल और मोटिवेशन दोनों लो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच टू द रिक्वायरमेंट पार्ट। आई होप नाउ you will feel easy to tackle this kind of question, and still you have confusion, try to replay this video 1 or 2 times, you will have a clarity. Okay, so in next video we will do man company. Stay tuned till that. Bye.